Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वीडियो नंबर 27 और आज के वीडियो में हम गॉस लॉ का फिफ्थ एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बेसिकली स्फेरिकल शेल में क्या होता है, चार्ज सरफेस पे होता है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज होता है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। तो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर और उसके सरफेस के एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन और डायरेक्शन होता है वो हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट ना हो। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस डिस्कशन करेंगे। तो इस केस में चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इस केस में चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। और जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं जो है इस केस में रो। तो ये रो बना, टोटल चार्ज कितना है, इस केस में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है कैपिटल क्यू। अब वॉल्यूम क्या है इसका, ये तो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आप लोग देख सकते हैं वो है r। तो ये q बना 4/3 पाई r क्यू, तो ये 3q डिवाइड बाई 4 पाई r क्यू। और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर रो कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसका क्या डिस्कशन होता है वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि इस केस में रो कांस्टेंट है, मतलब रो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। रो इक्वल टू कांस्टेंट जो है 3q बाई 4 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। हम पहले एक एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है। सेंटर से मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर हम लोग गॉस थ्योरम यूज करना चाहते हैं तो मुझे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा जो इस केस में अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मैं चूज करूंगा 3 डायमेंशनल स्फीयर चूज करूंगा, ठीक है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो होगा 3 डायमेंशनल स्फीयर। तो मैं इस पॉइंट के थ्रू एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो होगा एक स्फीयर, ठीक है। मैंने क्यों चूज किया, ये टोटली सिमेट्री के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर ये गोल है तो मुझे गोल ही कुछ लेना होगा, ठीक है। ये गोल नहीं हो रहा है मेरे हाथ से, हो गया सपोज कुछ, अरे भाई हो जा हाँ हो गया कुछ, ठीक है। हाँ इधर कुछ टेढ़ा मेरा हो गया ना, ठीक है। अभी तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, आ जाएगा कभी, ठीक है स्मार्ट बोर्ड ठीक है देख लो। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले हर एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेक करूंगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई नेट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाई नेट क्या है, ये फाई नेट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस। और क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एनक्लोज्ड भी है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो मैं पहले फाई नेट निकालूंगा। फाई नेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds। और ये बना q enclosed by epsilon नॉट, ठीक है। अच्छा अब देखो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो इस पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, ये हुआ नॉर्मली आउटवर्ड। इस पोजीशन पर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। इस पॉइंट पर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मैं इस पॉइंट का बात करता हूं तो इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक नॉर्मली आउटवर्ड, इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड और इस पॉइंट में भी नॉर्मली आउटवर्ड। तो हर एक पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता हो हमें दिखेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ नॉर्मली आउटवर्ड। अब एरिया वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, 3 डायमेंशनल केस में एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर करता हूँ तो इस केस में ये बन जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अगर छोटा एरिया कंसिडर करता हूँ तो इसका भी करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर होगा ये ds वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हुआ, ये हुआ ds वेक्टर। यहाँ पर भी मैं छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, ये बना ds वेक्टर। यहाँ पर भी अच्छा ये तो E था तो ये हुआ ds वेक्टर। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये हुआ ds वेक्टर, यहाँ पर भी सेम हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर ही हर एक पॉइंट पर पैरेलल है। तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होता है तो देख सकते हो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो मतलब इन दोनों के बीच में हर एक पोजीशन पर एंगल कितना बना 0। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब Q एनक्लोज कितना बना, ध्यान से देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन जो स्फीयर है, वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है उसको पूरा एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि ये तो बाहर है। सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज है, उसमें टोटल चार्ज है प्लस Q, तो पूरा चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा। ये गॉसियन सरफेस टोटल प्लस Q चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो ये बना Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको देखो, ये बना E ds, ठीक है। cos 0 तो 1 होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या इस इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आ सकता हूँ। ये तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इस सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, E E E E E E। सो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आ सकता हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और वो इसीलिए होगा कि सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम है, स्मॉलर 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 स्मॉलर, ठीक है। तो ये मैं इंटीग्रेशन से E को बाहर ले आया, ठीक है। तो ये बना छोटा सा एरिया ds। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया मिलेगा, और ये बन जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये बना Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो E बना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बना Q बाई r स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो एक सॉलिड स्फीयर की वजह से सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r स्क्वायर। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग रो के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में वो एक्सप्रेशन क्या होगा, देख लो। ये तो एक एक्सप्रेशन हुआ, तो ये बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं सिंपल Q को रिप्लेस कर रहा हूं, देखो इसमें से अगर Q को मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा, अच्छा टोटल चार्ज कितना क्या है, टोटल चार्ज है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। जस्ट अगर इसी को तुम लोग अरेंज कर दोगे ये मिल जाएगा, टोटल चार्ज इज टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब रो। तो Q को मैं अच्छा r स्क्वायर को मैंने लिख दिया, तो Q बना 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अब देखो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, ये बना रो r क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जो वेरिएशन इसमें था 1 बाई r स्क्वायर, इसमें वही है, ठीक है। ये है एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन, और दोनों ही एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं पहले इसका सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका बात मैं करता हूं, ठीक है। अच्छा नंबर 2, एट एनी पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं इंटरनल पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट लाइज ऑन सरफेस, ठीक है।
तो इस केस में ये आर कितना होगा, ये आर, ये कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो इस केस में मैं इसको आउट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई आउट, ठीक है। तो ये बाहर वाला पॉइंट था, तो ये सरफेस वाला पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ, अगर कोई पॉइंट सरफेस पर लाई करता है इस सॉलिड स्फीयर का, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इस इक्वेशन को भी हमें यूज करना होगा। ये देखो सिंपल, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखो, तो ये बन जाएगा ई एस कितना बन रहा है, रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल, ये बना कुछ रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और रो के टर्म में बना रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों ही एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस बार इसको ध्यान से लिख लो। अब हम लोग इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल शेल में जो हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, कंडक्टिंग के स्फेरिकल शेल में इस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 0। उस केस में चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर वाले कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो याद रखना, मैं इसको चिंता मत करो, मैं पूरा एनालाइज करके समझा दूं, ठीक है। जस्ट पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में मैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। तो सिंपल, अब ये हुआ रेडियस और ये हुआ एक पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर। तो इस केस में आर बन जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर से छोटा। तो वही मेथड है, ठीक है। मैं फिर से एक गॉसियन स्फीयर चूज करूंगा, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो ये हुआ मेरा गॉसियन स्फीयर, देख सकते हो, मैं इसलिए इस बार ब्लू को लिया है, ठीक है, ब्लू पेन को, ठीक है। तो सेम बात ये जीटी। अब जीटी का मतलब क्या है, जीटी का मतलब है गॉस थ्योरम, ठीक है। जीटी का मतलब गॉस थ्योरम है, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहले मैं क्यू एनक्लोज निकालता हूं कि इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। देखो, ये क्यू एनक्लोज कितना बनेगा, क्यू एनक्लोज बनेगा कितना होगा, ये हुआ रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देख सकते हो इस केस में जो ये वाला गॉसियन स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ये कुछ चार्ज इंक्लोज किया है, ठीक है। तो ये बना रो, ये बना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो को हम लोग जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चार्ज का डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रो को जब हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चार्ज का डायमेंशन दे रहा है। कैसे, देखो, रो मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जब इसको तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, ये सिंपल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यह है चार्ज, ठीक है। तो रो इनटू वॉल्यूम, जैसे लैम्डा डीएल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा डीएस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही रो वी, रो इनटू वॉल्यूम, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हुआ इस गॉसियन स्फीयर के अंदर नेट चार्ज, जो है रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वही सेम मेथड है, ई डॉट ds इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। मैं इसका वैल्यू एकदम लास्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन स्फीयर के नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होगा हर एक पॉइंट पर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर भी इस गॉसियन स्फीयर के परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो ये हुआ एरिया वेक्टर ds, ठीक है। ये हुआ एरिया वेक्टर ds इस केस में, ये हुआ एरिया वेक्टर ds, ठीक है। और इस केस में ये हुआ एरिया वेक्टर, मैं अगर इस पॉइंट का बात करता हूं तो ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड और इस केस में ये बना एरिया वेक्टर। तो देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर, जैसे हमने लास्ट केस किया, इस गॉसियन स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक क्या है, पैरेलल है। सिंपल। तो एंगल क्या बना, 0, ठीक है। अच्छा, मैं ब्लैक और ब्लू के चक्कर में ठीक है। तो ये बना E ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को करके दे रहा हूं, ठीक है। ये बना E ds, ठीक है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं बाहर ले आ ही सकता हूं, क्योंकि इस गॉसियन स्फीयर का हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। तो इस गॉसियन स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आया, ठीक है। ये बना ds Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बना फिर से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये बना Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये बना E इनसाइड, ठीक है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू Q एनक्लोज्ड, ठीक है। 1/4 पाई r स्क्वायर इनटू Q एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये बना E इनसाइड, ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। Q एनक्लोज्ड कितना है, रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। ये 4 पाई गया, ठीक है। अच्छा, ये कितना हुआ, ये हो रहा है कुछ रो r क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये कटेगा और कटेगा, ये हुआ रो r। E इनसाइड कितना हो रहा है, रो r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हुआ कोई एक पॉइंट जो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। r क्या है, r है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। इस एक्सप्रेशन से भी मैं सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो सिंपल, एट सरफेस क्या होगा, एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, जो हमने कुछ टाइम पहले निकाला। तो ये बन जाएगा रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जब हमने लास्ट वीडियो में थिन स्फेरिकल शेल का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट था, तो उसके लिए अंदर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो 0 था। लेकिन इस केस में कोई एक इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उस केस में स्फेरिकल शेल में क्या था, स्फेरिकल शेल में चार्ज था सरफेस के ऊपर, तो इसीलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बाहर था। लेकिन इस केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में, चार्ज अंदर में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसीलिए कोई एक इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, सब कुछ दिमाग में रखना होगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला, एवरीथिंग, ओके। सर कैसे याद रखें, सिंपल, बाय प्रैक्टिस। मैंने भी किया था, तुम लोगों को भी करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से, तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मैं अब समरी करके देता हूं, ठीक है। पूरा फॉर्मूला एक पेज फिर से लिख कर देता हूं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये है पूरा समरी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार देख लो। एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट टोटल चार्ज है प्लस क्यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, जो बना q बाई v, ये हुआ 3q बाई 4 पाई r क्यूब। इस केस में ये कांस्टेंट है। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों एक्सप्रेशन याद रखना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइड बाई r स्क्वायर, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, उसका होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा रो r क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो कोई बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, 1/r स्क्वायर के जैसे, ठीक है। रो r क्यूब 3 एप्सिलॉन सभी तो कांस्टेंट है।
अब अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, सिंपल स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, ठीक है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा q बाई आर स्क्वायर और ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करके हुए देखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इंटरनल पॉइंट से भी हम लोग सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन निकाले थे। तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो चार्ज है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, तो ये है कोई एक इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन हमने देखा था, वो है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन भी है इन टर्म्स ऑफ क्यू, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। एक बार देख लो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मैंने आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को अलग रखा और रो का वैल्यू पुट किया, रो का वैल्यू है 3q बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, और ये क्यू आर, अच्छा ये 3 से 3 गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग एक साथ रखा, और ये q स्मॉल r इनटू डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ अलग एक एक्सप्रेशन जो इंटरनल पॉइंट पे। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 0 होता है, वो ऐसे भी समझ सकते हो, r इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये सेंटर पर बन जाएगा 0, ऐसे भी समझ सकते हो, इस एक्सप्रेशन में r इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। अब ग्राफ क्या बनेगा देखो, तो ये रीजन है विद इन द स्फीयर और ये है आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। इस एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और y एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। x एक्सिस पे है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। मैं थोड़ा लिखने का कोशिश करता हूं, ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और जगह नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, ठीक है। अब सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ठीक है। ये हुआ देखो ई इन, मतलब इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बन जाएगा कुछ स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर पर 0 है और ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, अंदर वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख सकते हो ये बना E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू R। और बाहर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं, ये वेरी कर रहे हैं 1 बाई आर स्क्वायर, सॉरी ये 1 बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा 1 बाई आर स्क्वायर। अंदर कैसे वेरी कर रहे हैं, E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर वेरी कर रहे हैं 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये है पूरा समरी, ये है सॉलिड स्फीयर का डिस्कशन, जिसमें ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, और ये जो रो वाला कंसेप्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसका अलग डिस्कशन है, ठीक है। तो आप लोग इस बार इसको देख लो। तो ये इंसर्टी का एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो जस्ट मेरे दिमाग में एक बात आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया था, मेरा एक छोटा सा सेंटर है, मेरा सेंटर नहीं किसी दूसरे का सेंटर है। तो मैं जब पढ़ा रहा था, अचानक से एक लड़की मुझे बोला कि सर आप तो फिजिक्स के पीछे पागल है। मैंने बोला क्यों? बोले सर आपके बैग में ये सब लिखा हुआ है। तो जस्ट वेट, मेरे बैग के ऊपर 2 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 लाइन है, आप लोग, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो ये लिखा हुआ है फिजिक्स इज माई लाइफ एंड आई एम नथिंग विदाउट फिजिक्स। ये एक्चुअली ये दोनों लाइन मेरे लाइफ के साथ बहुत कंपैटिबल है, क्योंकि जब मैं 12 पास हुआ था तो फिजिक्स मैं लेना नहीं चाहता था, और बाय डेस्टिनी मेरे लाइफ में फिजिक्स आ गया। और उस टाइम मैं फिजिक्स उतना मोहब्बत नहीं करता था, इसको मैं मोहब्बत ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में फिजिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, और मैं इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं खुद को हर दिन डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जितना हो सके फिजिक्स के साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिजिक्स मेरे लाइफ में कैसे आया वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो एक अलग ही बात है, मेरा कुछ अलग ही गोल था और मैं इस लाइन में आ गया। अब तो फिजिक्स मेरा लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। An early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge plus Zd surrounded by a uniform density of negative charge up to radius R. The atom is a whole neutral. For this model, what is the electric field distance R from the nucleus?
तो ये हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है प्लस Zd। अब न्यूक्लियस का चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है एंड अर्ली बॉन्ड ऑफ एन एटम कंसीडर्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज टू रेडियस r, ठीक है। तो ये हुआ एक स्फीयर, स्फीयर हुआ कुछ, अच्छा थोड़ा मान लो इसका ये स्फीयर ही है, ठीक है। अच्छा ये बना फिर एक स्फीयर। मैं जितना हो सके गोल करने का कोशिश तो करता हूँ लेकिन गोल नहीं हो पाता, ठीक है। चलो ये हुआ कैपिटल R, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये एक एटम का अर्ली कॉन्सेप्ट है। जो रदरफोर्ड मॉडल था वो बेसिकली यही मॉडल था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का कोई ऑर्बिट नहीं था, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, जो इस मॉडल में बोल रहा है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम considered to have a positively charged point nucleus plus Zd surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r। तो इस मॉडल और हमारा रदरफोर्ड मॉडल जस्ट सेम है। तो ये एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Zd, Z मतलब उस एटम का एटॉमिक नंबर और E इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन के अगल बगल में मतलब अप टू दिस रेडियस r एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है जो बोर ने करेक्ट किया वो कंसेप्ट नहीं है। तो पहले यही मॉडल था कि एटॉम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस पॉइंट से अप टू दिस स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस पॉइंट से इस स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो 0 टू r रेडियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ये है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है। ये पूरा हुआ इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट वाला कांसेप्ट नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। जिसका ये वाला स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, ये पूरा वॉल्यूम कितना है, ये हुआ वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। और देखो ये एटम होल न्यूट्रल है, मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज और ये पूरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज मिलके कितना है 0, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और इसको मैं एडिशन कर दूंगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज और ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिलके जो चार्ज हो रहा है वो है 0, ठीक है। अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना है प्लस Zd, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज कितना है, मैंने मान लिया कि लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो चार्ज है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज कैसे निकालूं, ये मैं निकालूंगा कुछ रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये मैंने बोला था रो इंटू वॉल्यूम करने से चार्ज का डायमेंशन होता है। तो ये बना Zd न्यूक्लियस का चार्ज, Z क्या है एटॉमिक नंबर है उस एटॉम का, कोई भी एटॉम का बात कर रहे हैं। और ये हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज रो इंटू वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो इस केस में मैं रो निकालने की कोशिश करता हूं, रो इंटू 4 पाई R क्यूब बाई 3 इक्वल टू माइनस Zd। तो ये हुआ रो कितना, ये बना -3 Zd डिवाइड बाई 4 पाई R क्यूब। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बार इसको इरेज कर रहा हूं।
क्योंकि मुझे वो आउटसाइड और इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। तो पहले मुझे यही करना था, रो का वैल्यू निकालना था। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको एक बार देख लो। फिर हम लोग कोई एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद सरफेस पर निकालेंगे, फिर उसके बाद कोई इंटरनल पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लो। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, -3Ze/4πr³। तो मैं सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो पहले क्या करना होगा, गॉसियन स्फीयर इमेजिन करना होगा। ठीक है, तो मैं ये गॉसियन स्फीयर इमेजिन कर लेता हूं जिसका रेडियस होगा स्मॉल r। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ मेरा गॉसियन स्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो ये पोजीशन पर थोड़ा ट्यूमर हो गया है ठीक है, इस ट्यूमर को मैं ऑपरेशन करके ये ठीक करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो गॉस थ्योरम, अच्छा हम लोग पहले निकाल रहे हैं एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ना, एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के केस में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा। तो मैं पहले गॉस थ्योरम यूज करता हूँ। तो गॉस थ्योरम कितना बना, E डॉट ds इक्वल टू q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q enclosed कितना, अच्छा ये बना E ds। ठीक है, अब देखो q enclosed कितना है, q enclosed कितना है, ये हुआ प्लस जेडी और ये पूरा हुआ माइनस जेडी। सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हो कि एटॉम तो सिंपल न्यूट्रल था, तो अगर ये गॉसियन स्फीयर इस पूरा एटॉम को एनक्लोज कर रहा है तो चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा होगा, सिंपल जीरो, क्योंकि एटॉम ही न्यूट्रल था। एटॉम के अंदर टोटल चार्ज जीरो है, न्यूक्लियस का चार्ज कुछ है, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ है, लेकिन टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज तो जीरो है ना। तो इसलिए इस केस में टोटल चार्ज बनेगा जीरो। तो अंदर तो बाहर वाले कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये गॉसियन स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा, जीरो, क्योंकि एटॉम ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज जीरो, इसलिए अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिंपल जीरो। ठीक है, अब सरफेस और इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्लेन कैसे निकालें, तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, तो इस केस में ये वाला पॉइंट इसके अंदर है, जो ये वाला पॉइंट, अब इस वाले पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो मैं फिर से एक गॉसियन स्फीयर इमेजिन करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो सिंपल कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो हम लोग गॉस थ्योरम का ही नॉर्मली यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हो तो गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना होगा। तो इस केस में ये एक स्फीयर है, तो मैंने r रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर बनाया। ठीक है, अब देखो ये q एनक्लोज्ड कितना हुआ, q एनक्लोज्ड मतलब ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन, अच्छा ये गॉसियन स्फीयर, ये जो स्मॉलर रेडियस का गॉसियन स्फीयर है ये कितना चार्ज एनक्लोज किया बोल सकते हो। देखो ये तो न्यूक्लियस का चार्ज था, ये था प्लस जेडी। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस का चार्ज था, न्यूक्लियस सेंटर पर था तो प्लस जेडी हुआ। ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी। और इसके साथ क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये जो गॉसियन स्फीयर है ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जस्ट कुछ पोर्शन एनक्लोज किया है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोर्शन है उसी पोर्शन का चार्ज एनक्लोज किया है। ठीक है, तो ये बना प्लस जेडी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप टू रेडियस स्मॉल r। तो ये गॉसियन स्फीयर ने न्यूक्लियस का चार्ज एनक्लोज किया और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जस्ट उसी का चार्ज एनक्लोज किया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रेडियस है स्मॉल r, तो ये बना जेडी प्लस ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज कितना होगा, ये बना रो और ये बना 4/3 पाई r क्यूब। मैं ये आप लोगों को बार बार बोल चुका हूं कि रो इनटू वॉल्यूम करने से चार्ज का डायमेंशन मिलता है। ठीक है, तो ये 4/3 पाई r क्यूब क्या मिला, इस गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम, तो जेडी प्लस
रो का एक्सप्रेशन क्या है, -3ZD माइनस बाई 4πr3, ठीक है। तो ये बना -3ZD डिवाइड बाई 4πr3, ये हुआ 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ZD माइनस ZD डिवाइड बाई स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ इस गॉसियन स्फीयर के अंदर नेट चार्ज जो है ZD माइनस ZD डिवाइड बाई स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। इसको मैं फिर से एक बार कॉमन लेके लिख सकता हूँ 1 माइनस स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल गॉस थ्योरम को अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये बना E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने बहुत बार देखा है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर, और गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसलिए मैं ये स्टेप को डायरेक्ट करूंगा E इनटू 4πr²। अब Q एनक्लोज कितना हुआ, देखो Q एनक्लोज हुआ ZD डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। तो मैं इनसाइड को ऐसे लिखूंगा, ये बना 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4π एप्सिलॉन नॉट ZD, ठीक है। ये मैं r² को अंदर ले जा रहा हूं, तो ये बना 1/r² माइनस r क्यूब, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, 1/r³ माइनस स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब इनटू r², ठीक है। तो E इन 1/4π एप्सिलॉन, ये 4π नीचे आ गया, ZD तो वहां पर ही बैठ गया, ये जो r² था ये मैं ब्रैकेट के अंदर ले आया, ये बना 1/r² माइनस r क्यूब स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, और ये r² नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा तो E इनसाइड कितना हुआ, E इनसाइड हुआ ZD डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 1/r² माइनस ऑफ, इसको काटो, ये हुआ स्मॉल r बाय r क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट एनी इंटरनल पॉइंट। मैं एक बार चेक कर देता हूँ, ZD प्लस 4 रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, रो बना -3ZD बाई 4π r क्यूब, 4π गया, 3 गया, माइनस ZD स्मॉल r क्यूब, ये हुआ, अच्छा 4πr² ZD बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, ये 4π एप्सिलॉन ZD 1/r² r क्यूब, r² है, ये 1/r² माइनस स्मॉल r बाई r क्यूब। तो ये हुआ कोई एक इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर सरफेस के ऊपर लाई करता है तो देखो क्या होगा, अगर एट सरफेस, ठीक है, एट सरफेस क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, अब ये E सरफेस बन जाएगा ZD डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बनेगा, ये हुआ 1/r², ये हुआ कैपिटल R बाय r क्यूब, देखो ये कटेगा 1/r² होगा, तो 1/r² माइनस r², ये बन जाएगा 0, क्योंकि अगर एटॉम टोटली न्यूट्रल है तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कोई पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट एनी इंटरनल पॉइंट जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।